हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं नीट फिजिक्स में आपको ऐसा सिलेबस कवर करा रहा हूँ जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारे सवाल यहीं से पूछे जाएंगे, एक भी सवाल इससे बाहर से नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप केवल बायो को फॉलो करते हैं या बायो पढ़कर ही सोचते हैं कि नीट में सिलेक्शन होगा तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कारण क्या है कि बायो में बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, 360 में 360 नंबर ला पाएंगे, इससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, फुल में फुल। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो 650 का टारगेट लेके चले हैं तो बचे हुए मोटे तौर पर 300 नंबर और चाहिए। तो केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा और फिजिक्स पे और ज्यादा ध्यान, क्योंकि फिजिक्स से कई बच्चे, नीट वाले बच्चे मन चुराते हैं, घबराते हैं या डरते हैं। तो ये डर जैसे ही निकल जाएगा और फिजिक्स में 150 160 स्कोर कर लेंगे आप, तो देखेंगे बड़े प्रेम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अपने मन की नहीं सुननी है कि जो मन कह रहा पढ़ते जा रहे हैं। जो रिक्वायर्ड है नीट में सिलेक्शन के लिए वो करना है, यानी फिजिक्स पे भी प्रॉपर ध्यान देना है जिससे आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अपने हाथ में ले सकें। और इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में, नीट फिजिक्स में आपकी चीजों को काफी आसान कर दूं। आसान भाषा, पूरी चीज कवर्ड और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, कोई बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि नीट फिजिक्स आपको आसानी से आए और नीट में आपका सिलेक्शन हो जाए तो झट से अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, ना ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, ना ये जेई के लिए है, आपके लिए ही बनाए गए हैं। और इसके पहले के वीडियोस 12th के और 11th के ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, उसका मैं प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट दिखा दूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज डिस्कशन होने वाला है, 3 पार्ट में चैप्टर मैंने डिवाइड किया है। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक डायपोल, कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इन सब की बातें आज करने वाले हैं। आपको सुविधा हो और आप जान पाए कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, तो ये देखिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी है। इसमें ये टैब लगे हुए हैं, नीट फिजिक्स 11th, नीट फिजिक्स 12th। यहां पर देखिए चैप्टर का नाम पड़ा है और उसके सब टॉपिक्स पड़े हुए हैं। जिसको भी देखना है वहां जाके प्ले बटन को क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। इसको टैब को करेंगे तो नीट 12th खुल जाएगा। कहने का मतलब जो भी नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं सारे बने हैं, बना रहा हूं लगातार मैं। अपनी सुविधा या अपनी जरूरत के हिसाब से इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीट क्लास 11th फिजिक्स नीट के लिए पूरी कवर्ड हो चुकी है। 12th में हम लोग 5वें चैप्टर पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो पहुंचने के 2 तरीके हैं, देखिए आपको दिखाता हूं। पहला तरीका है कि अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज से आप चले जाएं। ये देखिए एक मोबाइल का वर्जन है और इसमें ये अरविंद एकेडमी नीट चैनल पे होम पेज पे जाएंगे तो ये लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा। इसको क्लिक करेंगे, ऐसे 2-3 लिंक खुलेंगे, इसको क्लिक कर दीजिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर, तो आप इस लाइब्रेरी पे पहुंच जाएंगे। मोबाइल में स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे भी, साइडवेज भी, क्योंकि वो शीट है एक थोड़ी बड़ी रहती है, मोबाइल के स्क्रीन पे पूरी एक साथ दिखेगी नहीं। तो आप उसको साइडवेज अप एंड डाउन स्क्रॉल करके अपनी इच्छा अनुसार चीजें देख सकते हैं। तो दूसरा क्या है, एक तो होम पेज से, दूसरा मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा। जैसे इसी के बाद कोई दूसरा पार्ट देखना है तो खोजना ना पड़े, आसानी से मिल जाए आपको। फायदा क्या है इससे? कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप वीडियो देख पाएंगे, जो भी देना। सारे वीडियोस में टाइम स्टैम्प है, कोई चीज रिवाइज करनी है उसी पे पॉइंट पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। और जो भी नई सीरीज में बना रहा हूंगा, अभी तो डिटेल्ड वीडियो चल रहे हैं जिसे गोल्ड सीरीज बोल रहे हैं, इसके अलावा भी जो वीडियोस आएंगे, वन शॉट, पीवाईक्यू वगैरह वगैरह, वो सब भी आपको यहीं मिल जाएंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी में। तो आपको पता रहेगा कि अपडेटेड क्या क्या मेरे लिए अवेलेबल है जिससे मैं मदद ले सकता हूं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप नोट्स बनाकर मल्टीपल रिवीजन करके अपनी पढ़ाई को एक नए
अंदाज में पेश कर सकते हैं। आपके लिए देखिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लें, इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी के आपको आसान कर देंगे। आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, तो उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं और नीट में सिलेक्शन आसान तरीके से ले सकते हैं, यानी जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी हाई हो जाए, आपको रिजल्ट मिले। चलिए आज जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए शुरुआत होती है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। तो मैग्नेटिज्म क्या चीज है? कोई भी ओर या कोई भी मटेरियल जब किसी चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जैसे कि निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, तो उस अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। समझिए मैग्नेटिज्म मैटर नाम है ना। तो मैग्नेटिज्म क्या है कि कोई एक मटेरियल है, लिक्विड गैस कुछ भी हो सकती है, सॉलिड भी, सॉलिड लिक्विड गैस, वो अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, खासतौर पे आयरन, निकेल, कोबाल्ट वगैरह को, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और जो ये काम कर सकते हैं वो मैटर में आ गए, तो उनका क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं, जैसे लिक्विड गैस और सॉलिड्स। तो इसमें जो जो ये काम कर सकते हैं उनके डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं और उसी के नाम पे पड़ा है मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिज्म मैटर का मोटा मतलब क्या है। अच्छा, मैग्नेट्स अब क्या होते हैं? तो देखिए मैग्नेट्स क्या है, इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये कुछ स्पेशल इस खास तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे निकेल की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और ये दो तरह के पाए जाते हैं। देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो अट्रैक्ट कर रही हैं, और मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है नेचुरल मैग्नेट्स, एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं ये ओर वगैरह पाया जाता है, इर्रेगुलर शेप के होते हैं और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनकी वीक होती है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो हम बनाते हैं, तो हम तो अपना जुगाड़ सेट कर लेते हैं जितना बढ़िया बन जाए, तो हम ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मैग्नेट बना लेते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में, और जो चाहे वो शेप दे लेते हैं। जैसे बार मैग्नेट आपने देखे, हॉर्सशू मैग्नेट देखे, कंपास निडल देखी है, तो ये सब क्या है? ये इसी के एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के, मैन मेड हम लोगों ने बनाए हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम इनको बना लेते हैं। अब खास बात देखिए, जो बार मैग्नेट होता है ना, उसमें खास चीज होती है, मैं आपको इधर खुद ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए जो बार मैग्नेट है बेटा, इसका जो पोल्स होते हैं वो कहां होते हैं? मान लीजिए ये बार है, ऐसे बार मैग्नेट है, तो ये इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये देखिए तो लंबा होगा कुछ, उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात करें तो यहां से लेकर इसको LG लिख देते हैं और यहां तक इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई। इसके ऊपर जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इससे इसके किनारों से स्लाइटली अंदर होते हैं। आप समझ रहे हैं, एकदम किनारों पे नहीं पाए जाते हैं। तो नॉर्थ और साउथ आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना देंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ, ध्यान रखिएगा। और इस लेंथ को, ये जो लेंथ नॉर्थ और साउथ के बीच का जो लेंथ है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। दिस इज इफेक्टिव लेंथ। और ये क्या थी दूसरी वाली? ज्योमेट्रिकल लेंथ, भाई जो हमको दिखाई पड़ रही है। अब इसमें एक नॉर्मली एक रिश्ता होता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक रिश्ता होता है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5/6 टाइम्स होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ पर। ये नॉर्मली कभी कभी सवाल आ जाते हैं इस पे, भाई इफेक्टिव लेंथ छोटी होगी ना ज्योमेट्रिकल से, तो ज्योमेट्रिकल का मतलब जितना लंबा है नाप लो किसी चीज से। भाई 6 इंच लंबा है, 4 इंच लंबा है, 3 इंच लंबा है, 2 इंच लंबा है, जो भी मतलब बार मैग्नेट की लंबाई है ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन जो पोल हैं वो थोड़े इससे अंदर हैं और उनके बीच की दूरी, पोल्स के बीच की दूरी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और ये रिश्ता है 5/6 LG के बराबर इफेक्टिव लेंथ होती है। तो कोई खास बात नहीं, बहुत ही सरल बात है। अब अगली बात देखते हैं कि भाई ये जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी खास कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप सब जानते हैं, मैं आपको बस याद दिला देता हूं। जैसे बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी कि भाई इनको अगर कहीं पर टांग दें और ये फ्री हो मूव करने के लिए, हॉरिजॉन्टली कह लीजिए, किस डायरेक्शन में रुकेंगे? नॉर्थ साइड में रुकेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रुकेंगे और किसी डायरेक्शन में नहीं रुकते, जब भी छोड़ोगे वहीं जाते।
तो ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बात बहुत ही क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अभी तक मोनोपोल्स नहीं पाए गए हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है दो। तो जैसे आप एक चुंबक लिए हैं या बार मैग्नेट लिए हैं और आप इसे मान लीजिए 20 से काट दें ऐसे, तो ये दो चुंबक फिर से बन जाएगा, दो मैग्नेट्स बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। अगर आप ऐसे भी काट देना, अगर मान लीजिए ऐसे लेटरली काट दे तो भी दो चुंबक बन जाएंगे। मान लीजिए ऐसे काट दिया आपने, ऐसे ऐसे, तो ये पतले पतले दो आपके पास पड़ जाएंगे, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अभी तक मोनोपोल्स नहीं पाए गए हैं। मैं अभी तक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साइंस में कोई चीज फाइनल नहीं होती है। अब तक जो हुआ उसके हिसाब से ये है। कल को कोई नया इन्वेंशन हो जाए, कोई नई कहानी थ्योरी आ जाए, कोई नया एक्सपेरिमेंट कुछ प्रूव कर दे, वो बात की बातें हैं। तो साइंस इज नेवर फाइनल। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे, काट पीट देंगे तो भी आपको डायपोल मिल जाएंगे या दो पोल मिल ही जाएंगे। अब अगली चीज इसकी खास तौर पे क्या आती है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। जो लाइक पोल्स होते हैं ना, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो रिपल करते हैं जैसे चार्ज में करते थे, प्लस प्लस रिपल और अनलाइक प्लस माइनस अट्रैक्ट। तो यहां भी देखिए साउथ साउथ है, सेम लाइक पोल्स हैं तो दे विल रिपल, और साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल्स हैं तो दे विल अट्रैक्ट। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और यहां पर ये बोलते हैं कि जो रिपल्शन है ये श्योर टेस्ट है। क्यों श्योर टेस्ट है? क्योंकि भाई आप किसी चुंबक से अगर आयरन को खींच रहे हैं तो आयरन तो चिपक जाएगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर दी, लेकिन वो आयरन थोड़ी मैग्नेट था। लेकिन रिपेल वो तभी करेगा जब साउथ पोल के सामने साउथ पोल आए, यानी कि ये भी और वो भी दोनों चुंबक हैं, पक्का हो गया। ठीक, तो इसलिए अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी और ये श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म के लिए कि हाँ भाई दोनों मटेरियल मैग्नेटिज्म में हैं। अब अगली बात होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? हाइपोथेटिकल कर्व्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी। ये क्यों बनाए गए हैं? इमेजिनरी कर्व्स हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि हम आसानी से इनकी मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाएं। तो और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रूल्स या प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं जिनके बेसिस पर हम विजुअली बहुत ही आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या टूल है कि हम इसके बिहेवियर को आसान तरीके से समझ सकें। भाई कोई भी फोटो देखते हो विजुअली है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो विजुअल कोई चीज देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं तो फट से सारी दुनिया समझ में आ जाती है। अब बशर्ते आप लिखने जाएंगे तो एक पन्ना भरेंगे तो और कौन पढ़े एक पन्ना, जल्दी कोई पढ़ता भी नहीं। तो फोटो विल ऑलवेज अपील टू यू। यही फोटोग्राफी की गई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के संपर्क में। अच्छा, ये मैग्नेटिक जो फोटो बनाई गई उसमें कुछ रूल्स दिए गए कि इन रूल्स का आप ध्यान रखना, तभी सही इंफॉर्मेशन इसकी आप पकड़ पाओगे। वो चीजें लिख दी गई, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। बहुत ही सरल और मजेदार किस्से हैं। पहली चीज ये क्या लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स बनाती हैं। देखिए दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर एक मैग्नेट आप ले लीजिए, बार मैग्नेट है ना साहब, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और यहां तक आकर रुकेंगी नहीं, अंदर भी ऐसे चली जाएंगी। देख पा रहे हो ना, ये लूप है, क्लोज्ड लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी। अगर मैं यहां पर प्लस रख दूं चार्ज और यहां माइनस रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां ऐसी चली जाएंगी, प्लस से माइनस में। वो लूप नहीं बना रही है, नॉट अ लूप, आपको बस याद दिलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आप सोचें तो कहां से शुरू होती हैं कहां खत्म होती है नहीं पता लेकिन क्योंकि मैग्नेट को हम बाहर से देखते हैं इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ से शुरू हो रही हैं और साउथ पे जा रही हैं और मैग्नेट के अंदर
साउथ से नॉर्थ को जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं, ये कहानी है। खैर आप समझ गए होंगे। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बनाई आपने, इसमें इस पॉइंट पी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है। बड़ी छोटी सी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप समझ चुके हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, तो देखिए यूनिट इतने एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहां इतना ही बड़ा बना दो अगर, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड से B1 बड़ा होगा या स्ट्रेंथ रखेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसी सेम एरिया में, या यूनिट एरिया कह दीजिए, उसी यूनिट एरिया में यहां पर 4 लाइनें निकली हैं, यहां से 2 ही निकल पाई। तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बस आगे की बात करते हैं। बड़े जब प्यार वाली बातें शांति से देख लीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कट्टम काट नहीं करती कि अब यहाँ पे काट नहीं, क्योंकि अगर इसका B1 है मैग्नेटिक फील्ड, इसका B2 है, तो यहां पर आप ले जाएंगे तो B1 B2 तो किसी और डायरेक्शन में मिल जाएगा। और जबकि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो भाई रिजल्टेंट एक ही होगी ना, तो B1 B2 नहीं हो सकता है, तो ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। दूसरी बात, दे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। अभी हमने फोटो बनाई थी, पिछली वाली दिखा देते बनाने की जगह। ये देखिए बाहर है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर है साउथ से नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बातचीत है। और अगली बात फिगर में दिखाया गया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सोचो, पैरेलल लाइंस बनाते थे हम लोग, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रखोगे तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा जैसे ये पैरेलल तो हैं, इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं है, बाकी कर्व्ड है तो वैसे ही नहीं है। तो ही आप समझ गए हैं, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनानी होंगी, पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड, समान गैप रहे सब में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ फोटोग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं। जैसे यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कलर को बदल लेता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है, अंदर ऐसे जा रही है। ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के साउथ को जा रही है, पूरा क्लोज लूप बना रही हैं। ये दो सेम अपोजिट पोल्स हैं, टू अनलाइक पोल्स, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ से साउथ गई, नॉर्थ से साउथ और वगैरह वगैरह आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये इक्वल लाइक पोल्स हैं, बिटवीन टू लाइक पोल्स। इसके अंदर देखिए रिपल्शन हो जाएगा और इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, अब आते हैं, बातचीत करते हैं मैग्नेटिक डायपोल का। तो साहब ये जो मैग्नेटिक डायपोल वाली कहानी है, अब यहां से जो बातें हम करेंगे वो बहुत सरल लगेंगी। देखिए आपको एक मजेदार बात बता दें, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वगैरह वगैरह, वहां पर क्या था, हमारा चार्ज आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता था, यानी प्लस चार्ज अलग से मिलता है, माइनस चार्ज अलग से मिलता है। और उस तर्ज पर हमने पूरी कहानी रच दी थी, आपने बढ़िया से पढ़ भी ली है। अब यहां मैग्नेटिज्म में ना अलग से नॉर्थ पोल नहीं मिलता है, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो आपको नॉर्थ या साउथ एक साथ मिलेंगे, आप समझ पाए ना। अलग से नॉर्थ पोल आपको मिल जाए ऐसा संभव नहीं होगा। बढ़िया, लेकिन अब साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, बड़ा दिमाग लड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हम आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल पकड़ लें, हम मान लें कि अलग अलग मिलते हैं, तो हमारी पढ़ाई या हमारी कहानी एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे चल रही थी, मोटे तौर पे उसकी तरह एनालॉगस हो जाएगी, उसी के अनुरूप हो जाएगी।
तो हमारे में कोई दिक्कत ही नहीं, फटाफट चीजें हम लोग कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो ज्ञान अर्जित कर ही चुके हैं। बात समझ में आ रही ना? नॉर्थ और साउथ पोल मोनोपोल होते नहीं हैं, लेकिन इस कहानी को सरल करने के लिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही रिपीट कर दें तो आसान होगा, इसलिए हम लोग मोनोपोल को, आइसोलेटेड पोल्स को नॉर्थ या साउथ अलग से होते हैं ऐसा मान के चलेंगे, जो कि होते नहीं हैं। आप समझ पाए मेरी बात ना? क्यों? क्योंकि चीजें सरल करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। अब आप देखेंगे कि जो भी चर्चा आगे करूंगा ये बिल्कुल वैसी ही है, एनालॉगस है, उसी तरह है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीजें पढ़ी थी। जैसे बात चल रही मैग्नेटिक डायपोल, तो मैग्नेटिक डायपोल क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? आपको याद होगा, इक्वल चार्जेस रहे, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन प्लस माइनस, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा ही था ना, जिसे आप इसका बीच के शायद 2L लिखते थे और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते थे Q इंटू 2L। मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट में ऐसे लिख दीजिए एक नॉर्थ, और सेम इसी, देखिए फोटो दिखा रहा हूं, साउथ। तो टू पोल्स, टू अनलाइक पोल्स, इक्वल एंड अनलाइक, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, पोल स्ट्रेंथ की बात आएगी अभी, एंड अनलाइक एक नॉर्थ साउथ, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस भी आप चाहें तो 2L ले लें, और इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अभी हम निकालेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा। इसको साउथ में जैसे चार्ज Q है, तो इस साउथ वाले का एक पोल स्ट्रेंथ का नाम दिया जाता है, अभी हम समझेंगे। तो M इंटू 2L से आप इसको लिख सकते हैं, अभी हम समझाएंगे आपको। तो इसी अभी बताने का मकसद क्या है कि जो आपने पढ़ा था उसी के अनुसार, क्योंकि हमने नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग मान लिया है, उसी के अनुसार हम चीजें रिपीट करते जाएंगे और अब बड़ी आसानी से आपको समझ में आती जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो अभी हमने स्मॉल m लिखा था ना, जैसे चार्ज Q होता था, इसी तरह पोल स्ट्रेंथ होती है। तो पोल स्ट्रेंथ दिखाती है कि किसी भी चीज को जब ये खींच रहा है तो कितनी ताकत से खींच पा रहा है। जो ज्यादा तगड़े तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, जो कम अट्रैक्शन दे पाएगा उसकी पोल स्ट्रेंथ कम। तो यही लिखा है, पोल स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। भाई समझ में आई बात आपको? और इसको हम, इसका रिप्रेजेंटेशन m से करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी थी, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m से दिखाते हैं, कैपिटल M से, ये स्मॉल m है। पोल स्ट्रेंथ स्केलर क्वांटिटी है, बड़ी अच्छी बात है, बाकी बात आप समझ जाएंगे। प्लस m जैसे प्लस Q और माइनस Q होता था, इसी तर्ज पे हम नॉर्थ पोल के लिए प्लस m बोलते हैं और साउथ पोल के लिए माइनस m बोलते हैं। बात अंदाजे समझ में आ गई होगी। नॉर्थ पोल है तो प्लस m लिख देंगे पोल स्ट्रेंथ के हिसाब से, और साउथ पोल है तो माइनस m दिखा देंगे। ये बात यहां हो जाती है। अगली बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैंने वहां लिख के दिखाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था सेम छपाई कर देनी है, Q की जगह स्मॉल m और कैपिटल M। तो ये है, ये देखिए, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, या स्ट्रेंथ कह दीजिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है पोल स्ट्रेंथ, 2L है इस पोल्स के बीच की दूरी। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तक इफेक्टिव पोल और ज्योमेट्रिकल लेंथ को अलग अलग नहीं मानेंगे हम लोग। समझ रहे हैं ना? अब शुरू में बात बताई थी। तो जब तक कहा ना जाए, पूछा ना जाए, तब तक आप 2L का मतलब समझ लीजिए पोल्स के बीच का डिस्टेंस। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा सर ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है कि इफेक्टिव, तो सेम मानिए यहां पर, जब तक कहा ना जाए। तो ये m इंटू 2L, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से L की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये इसका डायरेक्शन है, ये दिस इज द डायरेक्शन। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये m का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ m क्या हो गया? साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पोल। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये चीजें काफी आसान महसूस
हो सकती हैं इससे। अच्छा, आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, सवाल भी नीट में टपकते हैं कि एक मैग्नेट को तोड़ दिया, काट दिया, क्रॉस सेक्शन काटा, लेटरली काटा, मोड़ दिया, तो भाई साहब इससे अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल रहा है ये बताइए। ऐसे सवाल आ चुके हैं और आते रहते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। और आप चाहें तो कुछ फॉर्मेट जो पहले से अक्सर पूछे जाते हैं उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि नीट में समय बचाना भी या कम समय में ज़्यादा करना एक चैलेंज बना रहता है। खैर, तो अभी यहां पर देखते हैं, जैसे स्पेशल केसेस में एक बार मैग्नेट था जिसका पोल स्ट्रेंथ +m -m है, बीच का डिस्टेंस 2l है। तो इस समय इसका मैग्नेटिक पोल अगर निकालोगे m, तो आप क्या लिखोगे, m इंटू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं 2l, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका जब निकालने जाते हैं, जब बीच से काट दिए 2 बन गया है, तो इसका कितना हो गया, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट m लिखिए, पोल स्ट्रेंथ वही है लेकिन लेंथ अब l हो गई है, तो ये इस वाले का आधा है, तो ये m/2 आ गया है। इसी को देखो यहां पर लिखा हुआ है इस जगह पर, ये जिसे हर सवाल को करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप क्रॉस सेक्शनली काट देते हैं एक चुंबक को, मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m/2 हो जाता है। अगर आप लेटरली काट देते हैं ऐसे, ये तो खड़ा काटा, ये लेटरली काटा, तो यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाती है, m/2। देख पा रहे हैं आप, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पर और उस मटेरियल पर मैग्नेटिज्म कितना तगड़ा है, तो ये आधी हो जाएगी। यहां पर भी देखिए पहले वाले का जो वो तो था m × 2l, लेकिन यहां निकालने जाएंगे तो आप सिंपली देख सकते हैं m' की वैल्यू ये m/2 हो गई है और लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं है, l का l है, l की जगह 2l लिखना चाहिए, 2l लेके चल रहे हैं। तो ये पहले वाले का देखिए अब भी आधा आ गया, तो यहां पर ये मेंशन है, इसको चाहे तो याद कर लें, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा। याद इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में फट से कर पाए, समझ इसलिए रहे हैं कि सेम क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, तो कुछ परिवर्तन के साथ आएगा तो भी हैंडल कर लेंगे हम, है ना। कि भाई एक वर्ल्ड कप में एक बैट्समैन तैयारी करता है बाउंसर की, लेकिन जो बॉलर है वो तो डिफरेंट है, वो दूसरा बाउंसर मार दे तो उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, वही चीज मिल गई तो झट से 6 रन मार दिया, और नहीं वो चीज मिली तो क्योंकि आप कर पाते हैं इस वजह से 6 रन मार दिया। बढ़िया है। तो खैर यहां पर देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट, और इसको बेंड कर दिए हैं हम लोग, मोड़ दिए, दिखाई पड़ रहा होगा फोटो। तो यहां पर अगर m' लेने जाओगे तो पोल स्ट्रेंथ हो गई m, और ये बीच की डिस्टेंस 2r लगानी पड़ेगी आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। ये अब 2r का रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो 2r यहां पर जो है, ये देखिए इसका पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर हो जाएगा, सेमी सर्कुलर है तो πr, और ये कितने के बराबर है, इसी को बेंड किए हैं तो 2l के बराबर। तो r अगर निकालो तो आ गया 2l/π, समझ पा रहे हो, इस वैल्यू को यहां रख दो, तो m लिखा, 2 लिखा, और r की जगह 2l/π रख दिया। अब ये देखिए ये डबल दी वैल्यू, ये पहली वैल्यू क्या थी, दिस वन थी, m × 2l, तो ये क्या हो गया, कैपिटल 2m/π इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि इस वाले की क्या है मैग्नेटिक पोल m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 × l, इस वाले से कंपेयर किया तो m × 2l, ये हो गया m और 2/π और मिला। तो ये देखिए यही चीज निकाली गई है यहाँ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि याद तो आप करते ही हैं, करेंगे ही, लेकिन फिजिक्स में समझना भी जरूरी है, वरना सब कुछ याद करके नहीं कर पाएंगे इसमें। खैर आप समझ गए होंगे इसकी बेंडिंग में क्या कहानी, कुछ कहानियां और, तो ये अच्छा ये नोट कर सकते हैं आप। वैसे तो उसका प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स मैं आपको दे ही देता हूं, मिल ही जाएगी आपको। आगे की बात करते हैं बेटा। यहां पर देखिए 2 तरह के मैग्नेट्स को क्रॉस फॉर्म में लगा दिया गया है। तो यहां पर देखिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस डायरेक्शन में ना, ये देखिए ऐसे, और इस वाले का माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ होता है। तो ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज 90 डिग्री पर हैं, और दोनों अगर सिमिलर मैग्नेट्स हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है, कैपिटल M लिखना चाहिए, और इसका m है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों को वेक्टोरली जोड़ दीजिए। परपेंडिकुलर में है तो वेक्टोरली आप जोड़ेंगे
तो m डैश लिख देते हैं, यहां इसको m डैश लिख देता हूं, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 2m। ये वैल्यू हो गई, बात खत्म है। देखिए, और ये m क्या है, यहां पर m है इसका मैग्नेटिक जो था, m बराबर m इंटू 2l, बस काम खत्म आसानी से। अच्छा, किसी भी पोजीशन पर है, किसी एंगल, ये देखिए एंगल इनके बीच का क्या है, थीटा। तो अगेन आप समझ गए, ये m1 लिखा है, तो इसको मान लीजिए इसका डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ m1 है, और इसका साउथ से नॉर्थ m2 है, डायरेक्शन देख रहे हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज थीटा एंगल पर हैं, ऐसे हो गया ना। जैसे वेक्टर आपने पढ़ा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और थीटा एंगल पे, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। और डायरेक्शन निकालते, किस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट है, जो यहां पर m1 से फाई एंगल बना रहा है। तो इसको निकालने के लिए वही वेक्टर वाला फॉर्मूला, tan phi इज इक्वल टू m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 cos थीटा। तो ये कैसी भी सिचुएशन, ये सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कम कैलकुलेशन है, बस लॉजिक थोड़ा लगता है। एकदम सुटेबल क्वेश्चंस हैं नीट वाले बच्चों के लिए। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयारी अच्छी रखिए। मैं हटता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर लिए होंगे, बाकी तो आगे मैं आपको दूंगा ही सब। अच्छा, आगे ये न्यूमेरिकल है, इसको भी करने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहां बोल रहे हैं कंसीडर ए शॉर्ट मैग्नेट डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। इसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहां पर एल न ले लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है, ये अगर आप 12 मानते हैं तो ये 12 की वैल्यू 10 है, पूरा नॉर्थ साउथ के बीच का। आप अगर L ले रहे हैं तो L ये सेपरेशन है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे इसको 12 मानते, इसको L ले लेते हैं, गलत कर देते हैं। L या 12 जो भी है वो इस मैग्नेटिक लेंथ है। ये L मानोगे तो L को पकड़ के फॉर्मूला, जब L मान लोगे तो Q इंटू L हो जाएगा। समझना हम क्या बोल रहे हैं। अगर यहां पर आपने नॉर्थ और साउथ रखा और इस लेंथ को L कहा अगर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, m इंटू L। m होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और L है सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। और अगर आपने इसके बीच की कहानी ऐसे मानी है, इट इज अप टू यू, तो ये आपका आ जाएगा m इंटू 2L। तो ये बात ध्यान रखने की कि आप इसके बीच की दूरी को क्या मान रहे हैं। ये आप 2L क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमको इसके सेंटर से डिस्टेंस नापना पड़ता है। तो L आसानी से आता है, ऊपर L मानोगे तो L/2 आएगा, लेकिन मान कुछ भी सकते हैं, गलत कुछ नहीं है, सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। खैर, तो आप यहां मेरी चर्चा को समझ पाए हैं। फाइंड इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। हम ये जानते हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5/6 L ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होती है। तो LG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5 LE। और ये रखा हमने 6/5 इंटू 10, तो ये 2 से काट दो तो आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। और मैंने ये चीज इसलिए समझाई कि कई बच्चे ये गलती करते हैं। एज ए टीचर सोच सकते हैं अरे ये कैसे गलती कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से ही कोई बच्चा वैज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक बनने का मतलब ये है कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस टीचर के थिंकिंग प्रोसेस से डिफरेंट होगा, और होना ही चाहिए, तभी तो नई चीज खोजी जा सकेंगी। तो जो एज ए टीचर आप सोच के चल रहे हो कि तो हो ही जाएगा, पता लगा बच्चा उस चीज को नहीं कर पा रहा है, या वो कुछ ऐसी चीज सोच रहा है जो अब तक नहीं हुई है, रिसर्च। तो आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि बच्चा भी समझ जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी मदद होती रहे। खैर, मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, अगला जो भी सवाल है उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन एक और है। ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L इज बेंट एट द मिड पॉइंट so that the angle between them is 60 degree. Find the new length of the magnet. ये देखिए एक मैग्नेट था, ये मैग्नेट देखिए यहाँ पर इस तरह से एक मैग्नेट है, ये थोड़ा मोटा बना दिया हमने, पतला बनाते तो आसानी होती और बनाने में। ये 2L है इसका कहानी,
ठीक, अब इसको आपने इसके मिड पॉइंट से बेंड कर दिया है और बीच का एंगल 60 है, तो कुछ इस प्रकार की बेंडिंग हो गई है, कर दी होगी उन्होंने। ये देखिए दिस एंगल इज 60 डिग्री, मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि बीच में। अब इसको मैं ऐसे बनाया हूं आपको समझाने के लिए, आसानी से आप चीजें देख पाएं, इसलिए मैं इस फॉर्म में इसको बना रहा हूं, लाइन फॉर्म में। समझा दिया कैसे बेंडिंग की गई है। अब जब बेंड किए 12 पूरा था तो ऑब्वियस बात है ये दोनों एल एल आ गया होगा, सेंटर से या मिड पॉइंट से बेंडिंग किए हुए हो आप, तो ये एल एल आ गया और इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया, बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो 90 है। तो यहां पर अगर मैं कुछ ए बी सी ले लूं तो ये दिस इज एल, दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, और ये 30 ये भी। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप यहां पे साइन थीटा लगा दीजिए, साइन 30। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल ले रहे हैं, बेस ये मान के चलना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसको डी लिख दो, तो ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं से कोई दिक्कत ना आए। तो ए बी साइन 30 डिग्री, ए बी कितना था एल और साइन 30, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल साइन 30 का मतलब होता है आधा, तो ये l/2। और यही ये अगर l/2 आया तो यही चर्चा यहां के लिए आप करेंगे, तो ये भी l/2 आ जाएगा। तो AC, अब क्योंकि जो पोल्स है ना, ये मान लीजिए नॉर्थ इधर था, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो इफेक्ट ये लेंथ लेनी पड़ेगी ना नए डायपोल मोमेंट के लिए, और ये लेंथ अब आप इसको नाम लिख दो A और C है ये। तो ये AC कितनी आई है, l/2 मिलाकर L। AC का मतलब क्या है, अब l/2 प्लस l/2 विच इज L। ये क्यों निकाला है, क्योंकि नए वाले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब आप निकालोगे, अच्छा लेंथ ही पता करना था, बात खत्म। फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट है विच इज L। ये आंसर हो गया है, कुछ और निकालने को नहीं बोल रहे हैं, ठीक। तो ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई नॉर्थ और साउथ के बीच का स्ट्रेट वाला डिस्टेंस। बात खत्म, आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की चर्चा करेंगे जो भी सवाल सामने आएगा। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्यार से इसको समझते हैं। यहां पर देखिए, द लेंथ ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर इज L। एक वायर है जिसकी लंबाई L है, ऐसे होगा वायर, एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज M। इसका इस समय मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M। इट इज बेंड इनटू द शेप ऑफ L। इसी वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया, 2 इक्वल साइड्स, तो ये 2 इक्वल साइड लोगे तो इसका आधा l/2 इधर आ जाएगा और l/2 इधर आ जाएगा, ऐसे बेंडिंग कर दी L शेप में, मतलब ये 90 डिग्री है। What will be the new magnetic moment? ये सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं, नया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो अगर मैं ये मानूं कि नॉर्थ इधर था और साउथ इधर था, कहीं तो होगा, तो नॉर्थ इधर साउथ इधर ले लो। तो हमें अब हम नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट लेंगे, वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो वही बनी रही M, इसके बीच की डिस्टेंस ये चाहिए हमको, इसको मैं लिख देता हूं L', ये L' चाहिए। आप समझ पा रहे हैं भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो निकालते हो वो पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन 2 पोल्स, यही कहानी है। तो इस L' को कैसे पता करोगे, ये कितना सरल है, l/2 का पाइथागोरस लगा दीजिए, यानी L' का मामला लेंगे तो √l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर आप कर दें, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा l/√2। समझ गए, इसका l² L बाहर चला जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 और 1/2 अंडर रूट में आ गया। इसका जो मैग्नेटिक कहानी थी वो M बराबर थी मैग्नेटिक पोल इंटू बीच का डिस्टेंस इंटू L, ml के बराबर। अब नई सिचुएशन में देखिए, M' इज इक्वल टू M इंटू L', M लिखा और L' की जगह लिखा l/√2। समझ पाए, M इंटू L तो कैपिटल M के बराबर था, तो ये आ गया साहब M/√2। बात खत्म, ये आंसर आ गया।
बस ये ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पर्चे में दिखाई पड़ जाएंगे। अब सरलता हो तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, मैंने कितने प्रेम से समझाया, ये धाए धाए निकालिए, आप इसको नोट कर लीजिए, अगली चीज़ की चर्चा करेंगे इसके बाद। तो मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अब कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की बात आती है, एकदम वही कहानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ी थी। देखिए इसमें कुछ भी दिमाग न लगाइए आप, मैं आपको याद होगा जब चार्ज की बात करते थे, प्लस क्यू लगा दो और Q1 Q2 ले लो, दो चार्ज, इनके बीच कूलॉम्स लॉ क्या बोलता था, कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R इसके बीच का डिस्टेंस आप जानते ही हैं। इसी तर्ज पर मैग्नेटिक में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे कोई पोल, भाई पोल का मतलब पोल स्ट्रेंथ से है यहां पर, तो ये M1 पोल आ गया पोल स्ट्रेंथ, M2 पोल स्ट्रेंथ, इसके बीच का सेपरेशन R, तो यहां पर जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स में वहां कांस्टेंट चलता था कूलॉम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां चलता है मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी जगह, और इंटू Q1 Q2, तो यहां पोल स्ट्रेंथ आ गई M1 इंटू M2 और इसके बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, ये मैग्नेटिज्म का कूलॉम्स लॉ बन गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है बस अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्शन, लाइक पोल्स हैं तो रिपल्शन, खेल खत्म। हाँ, दो बातें याद कर लीजिएगा, बड़ा काम आता है। एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो 10⁻⁻7 न्यूटन स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, और कभी कभी ये वैल्यूज बहुत आपको लिखी मिलती है, तो ये इसका देखिए डबल कर दीजिए 2 × 10⁻⁻7, तो ये दोनों वैल्यू, क्योंकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए इसका ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूं, इसको भी याद रखिए और नीचे 2 कम करके म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को भी याद रखिए। न्यूमेरिकल्स में कई जगह इसका इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा, तो झट से कर लेंगे, है ना, काम खत्म। बस देखिए जो ये कहानी थी वही यहाँ पे लिख दी है, एकदम वही है जिसे इंग्लिश में एनालॉगस बोलते हैं, हिंदी में मजा आता है बोलने में, अनुरूप हैं। तो आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, उसी के एनालॉगस या अनुरूप है एकदम मैग्नेटिज्म वाला लॉ, कूलॉम्स लॉ। इसी पूरी कहानी ऐसे ही बन जाएगी, सरल हो जाएगा मामला, हो गया है। अब यहां पर बात वही लिखी गई है कि भाई लाइक पोल्स हैं तो रिपल्शन, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्शन। वो आप समझ गए हैं कि भाई जैसे नॉर्थ एंड साउथ होंगे, वन पोल इज नॉर्थ एंड द अदर इज साउथ, तो अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और सेम पोल है नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ तो रिपल्शन हो जाएगा। कौन सी इसमें बड़ी भारी बात है। अब लगता है कि एक न्यूमेरिकल आ गया है, ये कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिज्म के ऊपर ही है, जिससे उस चीज़ों को ज़्यादा आप ग्रहण कर पाए, यानी एसिमिलेट कर पाए। खैर, 2 मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स। अच्छा, एक मैग्नेटिक पोल अगर M है, पोल स्ट्रेंथ कह रहे हैं, तो दूसरा वाला भाई साहब 4M है। पहली इंफॉर्मेशन, टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर, एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 GF। देखिए यही भी कई बच्चे गलती कर देंगे, जो फोर्स है SI सिस्टम में अगर लेना है तो पहले ये जो ग्राम फोर्स है इसको आप किलोग्राम में चेंज कीजिए। ये देखिए KGF आ गया। अब KGF के बाद में जब किलोग्राम फोर्स लिखा होता है तो न्यूटन में बदलने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, नहीं तो बनेगा नहीं। ये 9.8, अब ये बना यहां पर न्यूटन। R भी कुछ दिया होगा, when placed at a distance of 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को आप 0.2 मीटर ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, होगा ही। ये आपने मटेरियल लिख लिया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, ये M निकालना है। पोल स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं भाई साहब, फॉर्मूले में रखो और आंसर घर ले जाओ। फॉर्मूला था F = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। वैल्यू रखते हैं, फोर्स कितना है, ये जो वैल्यू लिखी है 10 × 10⁻³ पूरी वैल्यू इंटू 9.8। अब इधर लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷,
ये m है, ये 4m है, और ये r स्क्वायर का मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें m निकालना है। अब यहां पर m स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी m स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10.-3 इंटू 9.8 इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन ये 10 की पावर -7, और ये 4 भी आपका नीचे आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 9800। अब m निकाल लीजिए यहां पर, तो यू विल गेट m, इसी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 98.9 एम्पियर मीटर रिजल्ट आ गया। दूसरे का 4m है, दिस इज m1, और m2 कितना था बेटा, 4m के बराबर। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी 396। ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो ऐसे ये सब आपके यहाँ बिल्कुल आता है, और आपको आना भी चाहिए। आता है, कर लेंगे, बिल्कुल सरल सी बात है, कहीं भी भटकाव की स्थिति नहीं पैदा होती। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको सीख कर नोट्स बनाकर मल्टीपल रिवीजन 10 बार 12 बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस जमाते जाइए। होएगा, कैसे नहीं होएगा। सिलेक्शन नोट करें और अगली चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। अगली बात देखिए, सारी बातें कितनी सरल हैं। अभी इसमें मार भसड़ लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को लेते हुए। सिंपल सी बात आपको दिखाऊं कि जब भी आपसे बातचीत की जाए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, एकदम वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी बात कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बार मैग्नेट से हो या डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल से हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते थे फोर्स अपॉन क्यू, याद होगा आपको। इसी तर्ज पर आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर दीजिए। सेम बी जो हो जाएगा वो फोर्स तो फोर्स रहा, और चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आती है। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्थ पोल की है। जैसे यहां पर Q हम पॉजिटिव चार्ज लेते थे, याद होगा, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, खत्म हो गई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं निकालनी है, F अपॉन M कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, उसी तरीके से जिस डायरेक्शन में अगर एक नॉर्थ पोल को फ्री टू मूव छोड़ दिया जाए और जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई इस नॉर्थ पोल को आप फ्री टू मूव यानी मूव करने की इजाजत दे दें, तो वो जिधर मूव करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात खत्म। छोटी सी बात है, उसी से लिंक करके पढ़िए, क्योंकि लिंकेज कराने के लिए ही कांड किया गया है, मोनोपोल समझे गए हैं। खैर, बड़ी सुंदर बात। अब देखिए इसी में दो बड़ी मस्त बातें आती हैं और कोई झंझट की स्थिति नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि एक्सियल लाइन, बार मैग्नेट पे एक्सियल लाइन है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। यानी एक बार मैग्नेट है, उसकी एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको बताया जाए। सेम वही चीज, मैं यहां पे कुछ भी झाम पैदा नहीं कर रहा हूं, एक स्लाइड डाल देता हूं देखिए आपके लिए, और आप तुरंत ही बता देंगे। ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोचिएगा। तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आप पढ़ चुके हैं। अब ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट आप पकड़े हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। इसकी एक्सियल पोजीशन का मतलब है इसकी एक्सेस यहां पर, जैसा कि आप जानते थे, यहां कहीं पी पॉइंट पर आप, पी पॉइंट कहां है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, यहां पर बी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं। तो सेम आप याद कीजिए, डायपोल के केस में भी तो ऐसे ही करते थे आप, प्लस क्यू इधर लिखते थे, माइनस क्यू इधर लिखते थे, सेंटर से नपाई करते थे आर पॉइंट पी की, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिख मारते थे। और क्या लिख मारते थे,
E इज इक्वल टू लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। यही तो करते थे। वेक्टोरली बात करें तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होता था। दो किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा में, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता था। अब यहां पर यही चीज छाप देंगे हम, कोई दिमाग न लड़ाइए। यहां पर अगर हमें बी लिखने की बारी आ जाए तो मैग्नेटिक एक्सियल पोजीशन पे, जिसे मैं बी ए लिख रहा हूं, जैसे हम लोग पहचान सकें, चाहो तो वेक्टर का साइन लगा दो साइन बताने के लिए, μ0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। देखिए वही है B और M का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ से नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन ऑफ M। इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां मिल जाएगा। ये और ये दिशा एक है, इसलिए वेक्टोरली लिख दिया है। अगर आप वेक्टर ज्यादा पसंद तो करना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे तो सिंपल ऑफ μ0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब से भी इसको दिखा सकते हैं। लेकिन समझिएगा ये केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा है, ऊपर वाला वेक्टोरली है और उसको समझना पड़ेगा ही। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा है, इसी को बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, किताबों में बहुत छपा रहता है, एनालॉगस, मतलब उसी के अनुरूप है। इसी चीज को प्राप्त करने के लिए इनकी पढ़ाई मोनोपोल पे आधारित हो जाती है, होते नहीं है, हाइपोथेटिकली सरल लगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि बी एट एन एक्सियल पोजीशन, ये फॉर्मूला हमको पकड़ के रखना है। जो इसमें लिखा गया है वो लिखते रहिए, लेकिन इसको पकड़ के रखिए। चलिए, अब इसके अंदर जो कहानी लिखी गई है वो हम छोड़ देते हैं, हम समझ चुके हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर। फिर वही चर्चा हम लोग कायम करते हैं, और मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं दोबारा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वैसा ही करने जा रहे हैं। ठीक, आपको ध्यान होगा कि अगर मैं -q इधर बनाऊं +q इधर बनाऊं तो इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट P ले लूं जो यहां से r डिस्टेंस दूर है, तो मैं देखता था कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये थी और मैग्नीट्यूड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। और यहां पे एक माइनस साइन लगा रहता था। किस लिए माइनस साइन था? क्योंकि ये जो P की डायरेक्शन थी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल या विपरीत दिशा में थी। यही माइनस साइन रिप्रेजेंट यहां कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को समझते हुए हम यहां पर कार्यक्रम को कर देंगे। यानी मान लीजिए यहां पर एक आप मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट इधर बना दिए साउथ, इधर बना दिए नॉर्थ। बेटा ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, मतलब 90 डिग्री और सेंटर से जाने वाली। इस पॉइंट, जो कि पॉइंट इन दोनों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो r डिस्टेंस दूर ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आवेगा उसका डायरेक्शन होता है B, मैं इक्वेटोरियल में E लिख देता हूं। ये इसका मैग्नेटिक M का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ये M का, तो इससे एंटी पैरेलल हो गया। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बड़े ही प्रेम पूर्वक आप फॉर्मूला लिख दीजिए। B हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर और μ0/4 पाई M अपॉन आर क्यू। वेक्टोरली लिखोगे तो माइनस लगा देना, और अगर वेक्टर नहीं लगा रहे हो, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, तो आप इसको प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि वेक्टोरली में दिशा भी इंक्लूड होती है। ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो मस्त होके काम कर दीजिए। अब एक छोटी सी बात आती है कि अक्सर हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के डिफरेंस को। तो उसमें क्या रखा है भाई? ये इसके पहले वाले से डिवाइड कर मारिए। ये देखिए, जैसे कि वहां पर था, अब ये देखें तो यहां पर वैल्यू आ रही है, कहां गई भाई? ये है 2m अपॉन आर क्यूब, 2m, और वहां पर आपको मिला था m अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर इस रिलेशनशिप को अगर आप मेंशन करना चाहें तो बी ए एक्सियल का मैग्नीट्यूड की बात करें, डबल द वैल्यू ऑफ बी इक्वेटोरियल।
इसको भी याद रखें, जगह जगह इस्तेमाल हो जाता है। ये बात देखिए पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक चीज़ और आती है कि भाई जनरल पोजीशन, ये तो हो गई कि एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, और कोई किसी एंगल पे हो तो क्या होगा, अरे वो भी समझ लेते हैं, वो भी वैसी ही कहानी, तो उसको आप नोट कर सकते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं फोटो बना देता हूँ खुद ही, जैसे आप पूरी बात आसानी से पकड़ सकें। जनरल पॉइंट लिख देते हैं, एनी जनरल पॉइंट बी एट, तो देखिए मान लीजिए कोई चुंबक लिए, मैग्नेट लिए हुए हैं, और ये साउथ ले लीजिए, इसको मैं नॉर्थ ले लेता हूं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहां है P, जहां पर आप ये चाहते हैं पता करना कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, इस सेंटर वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे स्टेट से ऐसे, और इस वाले से ही जो M है, M का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे M का डायरेक्शन हो गया, ये साउथ से नॉर्थ, समझ में आ रही होगी बात। इससे सपोज करिए ये एंगल बन रहा है थीटा, कुछ एंगल तो बना रहा होगा, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलिए कि R है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, यूनिकली रिप्रेजेंट हो गया, मतलब इस पॉइंट के लिए R थीटा वैल्यू है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लेंगे, लेकिन और किसी के लिए पॉइंट के लिए आर थीटा सेम नहीं होगा, तो आर थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया ये पॉइंट। अब यहां पर बी कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे बी जब निकालना होगा तो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जानते हैं, एम जानते हैं, आर आप जान गए हैं, थीटा आप पहचान रहे हैं। अब अगला सवाल उठता है, क्योंकि बी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर है। अरे भाई लो ना, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहां पर सपोज करिए ये जो डायरेक्शन है, ये एंगल ऐसे बन रहा है इस बी से, और दिस इज अ रिजल्टेंट वैल्यू, और ये इससे एंगल बन रहा है एल्फा, देख पा रहे हैं ना, दिस एंगल इज अल्फा। तो इस अल्फा और थीटा में एक बड़ा सुंदर रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं यहां लिख रहा हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan थीटा। इससे आप कहीं पर अल्फा निकालना चाहें तो आप भारी भरकम सा फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि आप थीटा जान ही रहे हैं ये पॉइंट कहां है, तो बाकी कुछ इसमें है नहीं। तो अल्फा क्या है, एंगल है जो इस वाली आर वाली लाइन से आपको बनाते हुए दिख रहा है, या बात आप पकड़ पाए होंगे, ये वैल्यू आर की वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई। तो ये बात आप समझ पाए। इसी पर कुछ एक दो बातें और जान लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें, V की बात करें, तो V का फॉर्मूला ये लगाते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात जो करी जा रही है यहाँ पर, उसमें क्योंकि मोनोपोल्स हम लोग माने हुए हैं, तो मोनोपोल्स में मैग्नेटिक पोटेंशियल जो आ रहा है, ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई डायरेक्शन तो लेना नहीं। तो अब यहां पर आप देखिए कि अगर एक्सियल पोजीशन हो जाती है तो एक्सियल पोजीशन पर थीटा 0 हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन का मतलब आपको याद ही है, ये इसी डायरेक्शन में पॉइंट P है, तो ये आप देख रहे हैं, ये थीटा यहां पर 0 हो गया। और इक्वेटोरियल पोजीशन अगर है तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये इक्वेटोरियल पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसी जगह थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन अगर है, तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, V0। ये पूछा भी आ जाता है आपसे कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट है,
कहां पर V0 मिलता है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिलता है। आप समझ गए सारी बात, इसको भी नोट कर सकते हैं। और फिर एक सवाल है जो हम लोग करेंगे जिससे कि बातें पूरी जहन में अच्छे से आ जाएं। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बड़े आसानी से लग जाएगा। आइए देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायपोल मोमेंट दे रखा है m की वैल्यू 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे। ये आर दे रखा है, मैं फोटो बना देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए साउथ नॉर्थ ले लिए हैं, यहां से कोई पॉइंट P है और ये जो एंगल बन रहा है बेटा वो अभी पता नहीं है, आगे होगा। ये 5 मीटर की, आर की वैल्यू 5 मीटर है। अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन एंगल मेकिंग 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45, ये थीटा है। बात खत्म हो चुकी है। आप फॉर्मूला जानते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो काम खत्म। जैसे 10 की पावर -7 इंटू m है 3, r था 5 का क्यूब 1 प्लस 3 और cos 45 का स्क्वायर। ये अब इसी को सॉल्व करना, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। 10 की पावर -7 इंटू 3 अपॉन 125, 1 प्लस 3 cos 45 होता है 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। 1 अपॉन 2 का मतलब होता है 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.5। बात समझ तो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 को 1 में जोड़ोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2.5। तो मैं यही, खैर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, मैं लिख रहा हूं, सॉल्व आप कर लीजिएगा, 3.79 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला। ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड बेटा। अभी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ये कहानी थी यहां पर। तो 1/2 लिखा और यहां आया tan 45। आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2, तो अल्फा कितना हो गया tan इनवर्स 1/2, या 0.5 लिखना चाहें तो tan इनवर्स 0.5। ये आपका आंसर आ गया कि जो B का डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकाल लिए हैं। ऐसा आवे तो आप बड़े प्यार से इस तरीके से सवाल हैंडल कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल का जिक्र करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। पॉज करके नोट कर पाए होंगे। यहां लिखा है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हाइपोथेटिकल मोनोपोल। ये मैंने बात आपको दिखाई थी कि एक मोनोपोल है M, और इसकी वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू FM, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यहां पर, किस पर, एक हाइपोथेटिकल टेस्ट मोनोपोल चार्ज पर, यानी M0। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते थे उसमें फोर्स के बाद यहां Q0 या Q लिखते थे। ये Q सोर्स चार्ज नहीं था, टेस्ट चार्ज था, इसीलिए M0 लिखा हुआ है कि जो मोनोपोल है, टेस्ट मोनोपोल हमारा नॉर्थ पोल, वो R डिस्टेंस पे रखा गया है। तो अगर आप इसी तरीके से R डिस्टेंस पे रख दोगे तो दिस इज द वैल्यू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तरह है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज और कितनी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, उसी तर्ज पर B की वैल्यू आ जाएगी। और B की दिशा क्या होगी, जैसे मैंने बोला, अगर नॉर्थ पोल है तो अवे, और साउथ पोल है तो टुवर्ड्स, बस जैसे प्लस माइनस में होता था। यही बात अगली स्लाइड में लिखी गई है कि अगर नॉर्थ पोल है तो अवे है, नॉर्थ पोल के लिए अवे फ्रॉम पोल, और साउथ के लिए टुवर्ड्स। बहुत ही आसान, एक तरीके से नॉर्थ को हम प्लस चार्ज डील कर रहे हैं और साउथ को माइनस चार्ज।
ट्रिक डील नहीं कर रहे हैं, मतलब दिमाग में रख रहे हैं कि इसी तर्ज पर ये बातें कही गई हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का। मतलब जो हम लोगों ने आज पढ़ाई की है इसी लेक्चर पर बेस्ड, कोई एडिशनल नॉलेज नहीं, इसी लेक्चर पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उसको कर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर वो सवाल नहीं, बड़ी आसान है, अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो टाइम स्टैंप आपको इस लेक्चर पे लगा मिलेगा, उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर जाकर 1-2 मिनट और लगा लीजिए, क्योंकि देखिए रियल बेनिफिट तभी होगा जब सवाल निकल आए, वरना तो सब अच्छा ही है। खैर आप समझ गए। तो यहां पर 3 क्वेश्चन चैलेंज है, पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, और डिटेल्ड आंसर के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, जिसके लिए 5 सेकंड मैं दूंगा, पॉज करके नोट करें, फिर आंसर करें। मैं हट जाता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसके लिए 5 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, और उम्मीद है 5 सेकंड हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चैलेंज नंबर 2 पर। ये चैलेंज है, नीट में सिलेक्शन चाहिए तो ज़रूर कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए और डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा कीजिए। तो 5 सेकंड मेरे ख्याल से होने वाले हैं, हो गए होंगे, पॉज करके नोट कर पाए होंगे। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, थर्ड क्वेश्चन का चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेकंड इसके लिए भी ले लीजिए आप, मैं हटता हूं, और सॉल्व करके आप जरूर बतावें कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट में इसका आंसर पोस्ट करें। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहां पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।